हेलो स्टूडेंट्स, आज आप सभी ने माइक्रो प्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस का एग्ज़ाम दिया और पेपर सेटर ने थोड़ा बढ़िया दिमाग लगा के पेपर बनाया है। एक ऐसा पेपर बनाया है जिसमें आप अगर ट्रेडिशनल पैटर्न से एग्ज़ाम देते हैं तो आपको थोड़ी सी कठिनाई होगी, और अगर आपने कॉन्सेप्ट लर्निंग कर रखी है तो आपको एग्ज़ाम देने में अच्छा लगेगा। और कॉन्सेप्ट लर्निंग आपको एक जगह एज देती है कि जब आप एग्ज़ाम में अपीयर होते हो तो आपको लगता है कि इस क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छा आंसर किया। तो आज एक तो आंसरिंग पैटर्न और इन क्वेश्चंस का कैसे जवाब दिया जाना चाहिए था उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहले क्वेश्चन में जो फर्स्ट पार्ट था जिसमें लिखा है ड्रॉ फंक्शनल डायग्राम फॉर जनरल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर सिस्टम एंड डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ ईच ब्लॉक। तो बहुत स्वाभाविक सी बात है, इसमें एक आपका एक्यूमुलेटर एएलयू यूनिट होगा, एक पेरिफेरल डिवाइस इनपुट के फॉर्म में होगी, एक आउटपुट डिवाइस होगी, और ये सब आपस में मेमोरी के साथ एक एड्रेस बस सिस्टम से आपस में जुड़े होंगे। तो ये तो एक ट्रेडिशनल है जिसको आप सभी कर सकते हैं और आप किए होंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेमोरी मैपिंग। व्हाट डू यू मीन बाय मेमोरी मैपिंग, एक्सप्लेन इट। अब एग्जामिनर ने एक बहुत सिंपल चीज लिखी, उसने एक मेमोरी मैपिंग का मतलब तो पूछा, लेकिन एक आगे वर्ड लगा दिया एक्सप्लेन। टू व्हाट एक्सटेंट आप इसको समझाएंगे, ये एक थोड़ा सा क्वेरी का प्रश्न है। तो जैसा आपको जानते हैं, मेमोरी मैपिंग इज एड्रेस एलोकेशन स्कीम टू डिफरेंट मेमोरी चिप्स। आपको पता है 8085 का जो एड्रेस बस है वो मेमोरी के लिए 16 बिट का है, जिसकी सहायता से आप 64 किलोबाइट्स का डेटा एड्रेस कर सकते हैं। और इसका जनरली जो चिप्स अवेलेबल हैं 1K/8, 2K/8, 4K/8, 8K/8, जनरली प्रेफर क्या किया जाता है कि 8K/8 की मेमोरी चिप्स यूज़ करते हैं। तो अगर मैं 8K/8 की मेमोरी चिप्स लेता हूं तो 64K/8 स्पेस को भरने के लिए मेरे पास ऐसी 8 मेमोरी चिप्स होंगी, और इन 8 मेमोरी चिप से माइक्रो प्रोसेसर जब काम करेगा तो किस मेमोरी चिप से कहाँ तक का एड्रेस होगा और डेटा कैसे जाएगा, इस सब की स्कीम को ही हम मेमोरी मैपिंग में डिफाइन करते हैं। और स्वाभाविक सी बात है कि आप जब भी कहते हैं कि इंस्ट्रक्शंस की सहायता से आप काम करेंगे तो वो सिर्फ रीड ओनली मेमोरी में रखे जा सकते हैं, और जिस मेमोरी में आप प्रोग्रामिंग करेंगे, अपना डेटा हैंडल करेंगे, वो रीड राइट मेमोरी होगी। तो 8085 की मेमोरी मैपिंग में या किसी भी मेमोरी मैपिंग में पहला कॉन्सेप्ट यही रखा जाता है कि जो भी आपका इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपके रोम मेमोरी में रखे जाते हैं, और सबसे पहले या 0th पेज पे उनकी मेमोरी मैपिंग की जाती है। तो पहली मान लीजिए अगर मेरे पास 8 रैम मेमोरी चिप्स हैं, उसमें एक रोम होगी, उसको हम सबसे पहले लगाएंगे, और उसके बाद जो रिमेनिंग 8 मेमोरी चिप्स हैं वो रीड राइट मेमोरीज होंगी। तो उनको हम कैसे एड्रेस एलोकेट करेंगे, उसके बाद उन 8 मेमोरी चिप्स को सिलेक्ट करने के लिए आपके पास एक पैटर्न होगा कि भाई यहाँ से यहाँ तक का एड्रेस इसमें जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का एड्रेस इसमें जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट इसमें लिखना था। अब एक बहुत अच्छी चीज़ पूछी, मैंने बताया कि मैं 27 साल से इस डिपार्टमेंट में हूँ, और मैंने महसूस किया कि मेमोरी मैपिंग के बारे में हार्डली कभी क्वेश्चन आता था, और खासकर ये वर्ड तो मैंने रेयर देखा है एग्जाम्स में कि मेमोरी मैप्ड आयो और आयो मैप्ड आयो। ये हम लोग जब पढ़ते थे मेमोरी माइक्रो प्रोसेसर तब पूछा जाता था। तो मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दूंगा और इसके बाद मैं प्रयास करूंगा कि एक आपका मेमोरी मैप का पूरा लेक्चर आपको दूं। मेमोरी मैप्ड आईओ मींस एक ऐसी स्कीम मेमोरी मैपिंग की जिसमें आपकी मेमोरी और पेरिफेरल्स दोनों को मेमोरी के रूप में ट्रीट किया जाएगा। जब मेमोरी के रूप में ट्रीट किया जाएगा तो जैसे अभी मैंने कहा कि 8085 का जो एड्रेस बस है वो मेमोरी के लिए तो 16 बिट का है, लेकिन जब पेरिफेरल्स के लिए हम उसको यूज करते हैं तो वो 8 बिट का रह जाता है। तो जब हम मेमोरी मैप्ड आईओ कहते हैं, इसका मतलब हमने पेरिफेरल्स को भी मेमोरी के रूप में ट्रीट किया है, और इस सिचुएशन में जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का एड्रेस होगा वो भी 16 बिट का ही होगा, और एक ही इंस्ट्रक्शन हम यूज करेंगे एलडीए एंड एसटीए, जिससे डेटा को हम लाएंगे या डेटा स्टोर करेंगे। जबकि आईओ मैप्ड आईओ का मतलब क्या हुआ कि उसमें आपकी मेमोरी मेमोरी के रूप में यूज की जाएगी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के रूप में यूज किए जाएंगे। जब आप मेमोरी से डेटा डील करेंगे तो आप एलडीए और एसटीए इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे, लेकिन जब आप इनपुट आउटपुट के साथ काम करेंगे तो इन 8 बिट एड्रेस और आउट 8 बिट एड्रेस इंस्ट्रक्शंस को यूज करेंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस है मेमोरी मैप्ड आईओ और आईओ मैप्ड आईओ में, ये यहां पर लिखना था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इंटरप्ट ड्रिवन डेटा ट्रांसफर। अब डेटा ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट ये ऐसा क्वेश्चन है जिसका जवाब कहीं एक जगह आपको लिखा नहीं मिलेगा। यहां पर आपको डेटा ट्रांसफर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और डेटा ट्रांसफर करने के बाद
आपको पकड़ना पड़ेगा कि ये इंटरप्ट ड्रिवन क्या कॉन्सेप्ट है या स्टेटस चेक क्या मेथड है। डेटा ड्रिवन का कॉन्सेप्ट होगा या डेटा ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट अगर मैं कहूं तो दो प्रकार का हो सकता है, एक कंडीशनल, एक अनकंडीशनल। अनकंडीशनल का मतलब इनपुट में डेटा आया और उसने माइक्रोप्रोसेसर को भेज दिया। जब हम कंडीशनल की बात करते हैं तो उसमें दो परिस्थितियां आती हैं, एक होती है स्टेटस चेक मेथड और एक होता है इंटरप्ट ड्रिवन डेटा ट्रांसफर। स्टेटस चेक का मतलब क्या हुआ कि माइक्रोप्रोसेसर लगातार पेरिफेरल इनपुट डिवाइस को सेंस करता रहेगा कि उसके पास डेटा अवेलेबल है कि नहीं, और जैसे ही इनपुट के पास डेटा आएगा वो उसको ट्रांसफर कर देगा, लेकिन इन बिटवीन माइक्रोप्रोसेसर कोई काम नहीं कर पाएगा, जबकि माइक्रोप्रोसेसर को इंटेलिजेंट वर्क करने के लिए बनाया गया है। इंटरप्ट ड्रिवन डेटा ट्रांसफर का मतलब हुआ कि हमारे इनपुट डिवाइस के पास जब भी डेटा अवेलेबल होगा वो माइक्रोप्रोसेसर को इंटरप्ट करेगी और उसके बाद डेटा ट्रांसफर होगा। तो जब तक डेटा अवेलेबल नहीं है, जब तक पेरिफेरल डिवाइस माइक्रोप्रोसेसर को इंटरप्ट नहीं करती, तब तक माइक्रोप्रोसेसर अपना काम करने के लिए फ्री रहता है, और इसीलिए इंटरप्ट ड्रिवन डेटा ट्रांसफर ज़्यादा यूजफुल है। और आपको याद होगा जब डीएमए कंट्रोलर का ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई होता है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है आपका बी पार्ट जो है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन एज ट्रिगर्ड और लेबल ट्रिगर्ड इंटरप्ट्स। इस संबंध में जब मैंने आपको इंटरप्ट्स बताए थे तो मैंने कहा था कि 8085 में 5 इंटरप्ट्स होते हैं, ट्रैप, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 और INTR। और चूंकि ट्रैप नॉन मास्केबल इंटरप्ट है तो वो एज ट्रिगर्ड भी है, लेवल ट्रिगर्ड भी है, जबकि RST 7.5 एज ट्रिगर्ड है और RST 6.5, RST 5.5 और INTR ये सब के सब लेवल ट्रिगर्ड है। मीन्स जब लेवल के पॉजिटिव लेवल में ही अगर ये एक्टिवेट होंगे तभी इन पर कार्य होगा, अगर नेगेटिव लेवल आ जाएगा तो इन पे काम नहीं होगा। जिसी तरीके से RST 7.5 खाली एज पर एक्टिवेट होगा, लेवल पर एक्टिवेट नहीं होगा। उसके बाद तीसरा सेक्शन है विद द हेल्प ऑफ पिक्चर डायग्राम। अब यहाँ पे पिक्चर डायग्राम वर्ड एग्जामिनर को नहीं यूज करना चाहिए था, इसको हम एक वर्ड देते हैं टाइमिंग डायग्राम। 8085 में किसी इंस्ट्रक्शन को जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या क्या परिस्थितियां होती हैं और कैसे कैसे चीजें होती हैं, तो इसको बताने से पहले मैं 3 बातें बताना चाहूंगा। एक तो टी स्टेट। वन टी स्टेट इज नथिंग बट ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय माइक्रोप्रोसेसर इन वन क्लॉक पीरियड। उसके बाद अगली साइकिल आती है मशीन साइकिल। मशीन साइकिल इट इज द टाइम टेकन बाय माइक्रोप्रोसेसर टू फेच डेटा आइदर फ्रॉम मेमोरी और फ्रॉम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। मतलब इनपुट या मेमोरी से डेटा को एक्सेस करने में जितना, फेच करने में जितना टाइम लगता है उसको हम मशीन साइकिल कहते हैं। एंड वन मशीन साइकिल कंप्राइजेज ऑफ 3 to 5 टी स्टेट्स। उसी तरीके से अंतिम जो होती है वो एग्जीक्यूट साइकिल होती है। एग्जीक्यूट साइकिल क्या कहती है? इट इज टाइम टेकन बाय द माइक्रोप्रोसेसर टू एग्जीक्यूट एंड वन इंस्ट्रक्शन। एंड एग्जीक्यूट साइकिल कंप्राइजेज ऑफ 1 to 5 मशीन साइकिल्स। तो अब इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या हुआ? एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में जितना समय लगेगा उसको हम इंस्ट्रक्शन साइकिल कहेंगे। और एन इंस्ट्रक्शन साइकिल विल कंप्राइजेज ऑफ फेच साइकिल एज वेल एज एग्जीक्यूट साइकिल। पहले इंस्ट्रक्शन को, ऑपकोड को मैं फेच करूंगा, फिर उसको एग्जीक्यूट करूंगा, तब जाके आपका इंस्ट्रक्शन साइकिल कंप्लीट होता है। तो टाइमिंग डायग्राम अगर आप चाहेंगे तो मैं आगे बनाऊंगा, और मैं चाहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स पे अगर जो भी आपकी क्वेरीज होती हैं वो आप जरूर लिखें, जिससे मैं आपको उस पर रिस्पॉन्ड कर सकूं। उसके बाद ये बहुत ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, 8085 का या तो पिन डायग्राम पूछा जाता है या ब्लॉक डायग्राम पूछा जाता है, और इसको आसानी से आपने कर लिया होगा। डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोसेसर कोर टू डुओ और डुअल कोर। अब ये जो बच्चे कंप्यूटर बैकग्राउंड के हैं उनके लिए तो बहुत आसान है, लेकिन जो बच्चे आपके इस कॉन्सेप्ट के हैं, जो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, उनको ये बात बतानी अलग से, इसके लिए मैं एक अलग से लेक्चर लूंगा। उसी तरीके से 8085 में और 8086 में जो डिफरेंस पता करना है वो आपके सभी बुक्स में मिल जाएगा, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, ये आपने सेकेंड ईयर में इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा, प्रिंसिपल ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। इसको आप आसानी से कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है आपका व्हाट आर द मेथड्स ऑफ डेटा ट्रांसफर। ठीक, अब डेटा ट्रांसफर मेथड में अगर इसको मैं रिलेट करूं कि जो पहले वाला क्वेश्चन था इंटरप्ट ड्रिवन डेटा ट्रांसफर, ठीक है, तो यहां पर आप इन सभी को पढ़ सकते हैं। डेटा ट्रांसफर यूजिंग अनकंडीशनल मोड, जिसमें आपका अनकंडीशनल में डेटा सिर्फ सिंपली ट्रांसफर हो जाता है, और एक होता है कंडीशनल मोड जिसमें स्टेटस चेक या ट्रांसफर, इंटरप्ट ड्रिवन डेटा ट्रांसफर है, ये दोनों चीजें जोड़ सकते हैं। उसके बाद लास्ट है आपका टेल द डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर। अब देखिए, पहली बार पेरिफेरल चिप्स के बारे में तो नहीं पूछा गया, लेकिन डेटा ट्रांसफर के बारे में पूछा गया। और
कुछ बच्चों ने कहा कि हम तो ये बहुत आसानी से समझा सकते हैं। एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर आप समझ लीजिए सबसे आसान है, और माइक्रो प्रोसेसर जब भी डेटा ट्रांसफर करता है तो मोस्टली वो एसिंक्रोनस मोड में डेटा ट्रांसफर करता है। लेकिन जब भी सिंक्रोनस मोड में डेटा ट्रांसफर होगा, इसका मतलब इनपुट और माइक्रो प्रोसेसर दोनों सेम फ्रिक्वेंसी पे ऑपरेट होने चाहिए। दोनों में एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन डेटा ट्रांसफर से पहले होगा कि मैं किस रेट से डेटा भेजूंगा, कितने बिट का डेटा भेजूंगा, और क्या पेरिफेरल उस रेट से डेटा को एक्सेप्ट कर लेगी। तो जब एक बात कही जाती है तो कहा जाता है कि माइक्रो प्रोसेसर की जो ऑपरेटिंग स्पीड है वो पेरिफेरल से बहुत ज्यादा होती है। तो सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर जो है एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और इसको बनाना बहुत डिफिकल्ट है, जबकि एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर बहुत आसानी से है। उसमें माइक्रो प्रोसेसर सीधे पेरिफेरल को डेटा भेज देता है और पेरिफेरल क्या करती है, थ्रू लैच डेटा स्टोर कर लेती है, उसके बाद उसको डिस्प्ले कर लेती है। अगर आप क्वेरी भेजते हैं तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल लेक्चर फिर लूंगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो था, पेंटियम सीरीज ड्यूअल कोर प्रोसेसर, ये एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन है जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। इंपैक्ट इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर ऑन इंडस्ट्री, या इसको एप्लीकेशंस वर्ड भी आप कह सकते हैं। और एक क्लास में उन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया जो पहले टॉपिक का क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय निमोनिक्स एंड हाउ इट इज हेल्पफुल इन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। तो निमोनिक्स एक ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है माइंडफुल। मतलब जैसे हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन, व्हाट इज इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन इज अ सेट ऑफ कमांड सिग्नल गिवन टू माइक्रोप्रोसेसर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। उसी तरीके से असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में निमोनिक्स भी इंस्ट्रक्शन है, और असेंबली लैंग्वेज में इसका नाम इंस्ट्रक्शन की जगह निमोनिक्स हो जाता है। जैसे हाई लेवल लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन को हम स्टेटमेंट कहते हैं। तो निमोनिक्स जो आपका लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग है या असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग है, ये मशीन डिपेंडेंट है। मतलब जिस मशीन पे इन प्रोग्राम्स को बनाया जाएगा सिर्फ उन्हीं पर चलेगी। जबकि हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग जो होती है वो मशीन इंडिपेंडेंट होती है, टाइम टेकिंग होती है, स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन में भी बहुत समय लगता है, लेकिन वो मशीन इंडिपेंडेंट होती है। वो उस प्रोग्राम को आप किसी भी मशीन पर चला सकते हैं, वहां कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये अगर आप मतलब मैं फिर कहूंगा लास्ट में जो बात मैंने शुरू में कही थी कि अगर आप कॉन्सेप्ट लर्निंग करते हैं तो आपको जब इस तरह के क्वेश्चन से आप इनकाउंटर्ड होते हैं तो आपको लगता है कि ये तो इसका आंसर करना बहुत अच्छा होगा, और यहाँ पर आप जो भी डेफिनेशन देंगे वो अपने शब्दों में देंगे, टेक्निकल टर्म्स यूज करते हुए। तो मैं अभी भी सबसे कहूंगा कि आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर ध्यान दीजिए। अगर आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करते हैं और इस तरह का पेपर आता है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा एग्जाम में अपीयर होते हुए। ठीक है, थैंक यू।